सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार जैसा कि मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर विषय की तैयारी करा रहा हूं, इसी क्रम में हम अब आगे देखने वाले हैं। जो लघुत्तरीय प्रश्न मैं राजन सीरीज के आपको करा रहा था, उसमें मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। यह जो आपका क्लास है, यह चौथा पार्ट है और इससे पहले 39 क्वेश्चन तक हम देख चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 से। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी, आपको कैसे देखना है ये मैं बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे जहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ, कंप्यूटर के सामने आपको लिंक देखने को मिल जाएगा ब्लू कलर का। उसको आप क्लिक करोगे तो कंप्यूटर विषय से जुड़ी सारी वीडियोस देखने को आपको मिल जाएंगी, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से क्लासेस लिया है। जो राजन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस हैं, ये सभी क्लासेस आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए। इसी तरीके से सभी विषय, मैथ भी मैंने आपको पढ़ा के कंप्लीट कर दिया है, तो मैथ की भी क्लासेस आप जरूर देखिए। और सभी विषय इसी तरीके से पढ़ाए हैं। सभी विषयों की आप पूरी तैयारी करिए थर्ड सेमेस्टर की, चाहे यूट्यूब से, चाहे और भी सुविधाएं अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऐप से करिए। ठीक है, ऐप का नाम भी टारगेट यूपी टेट सीटेट है। तो इस तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 40 है, एड्यूसेट के कार्यों का वर्णन कीजिए। एड्यूसेट के क्या कार्य हैं? देखिए, एड्यूसेट मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्यू का मतलब होता है एजुकेशनल और सेट से होता है सैटेलाइट, यानी कि शैक्षिक उपग्रह, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। एजुसेट क्या है? एक शैक्षिक उपग्रह है। इसी के कार्य क्या क्या है, इसका वर्णन आपको यहाँ पे करना है। तो देखिए, एजुसेट के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। एजुसेट उपग्रह के माध्यम से प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को प्रभावी शिक्षण प्रदान किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण में नई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि शिक्षण में जब भी हम नई चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों को किसी माध्यम से पढ़ाते हैं, कोई चीज दिखा करके, सुना करके, तो बच्चे और रुचि से और अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो यही इसका कार्य है। एजुसेट का कार्य क्या है? नई तकनीक के माध्यम से प्राथमिक स्तर की जो शिक्षण है उसको और प्रभावी बनाना, यह एजुसेट का काम है। इसके बाद देखिए, एजुसेट के माध्यम से आधुनिक समय में शैक्षिक प्रगति को अभूतपूर्व प्रगति मिली है, क्योंकि इसके माध्यम से सभी कठिन स्थानों पर कंप्यूटर के माध्यम से महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों को दिखाया जा सकता है या देखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं एजुसेट का काम क्या है। जो कठिन स्थान है, इसका मतलब जो दूर दराज के स्थान है जहाँ पे पहुंचना, विद्यालयों का स्थापित करना, मतलब ये एक बड़े चैलेंज होंगे, वहां पर शैक्षिक प्रगति को ले जाना, शिक्षा में प्रगति लाना, यह एजुसेट का कार्य है। अब इसके बाद देखिए, तीसरा, एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विदेशी तकनीकी का ज्ञान प्रबंध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थी को दिया जा सकता है। अब एजुसेट के माध्यम से क्या हो सकता है? जो नई तकनीकी है या विदेशी तकनीकी है, किसी काम को करने की विदेशी तकनीकी है, अब जो प्रभावी तकनीकी है उसका जो है वह ज्ञान और प्रशिक्षण विद्यार्थियों को इसके माध्यम से दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए, एड्यूसेट का उपयोग दूरस्थ शिक्षा में प्रमुखता के साथ किया जा सकता है, जिससे घर बैठकर ही विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ उठा सकता है। अब देखिए, एड्यूसेट का कार्य लिखना है तो इसमें आप लिखिएगा कि एड्यूसेट के द्वारा दूरस्थ शिक्षा दी जाती है, जिससे घर बैठे विद्यार्थी जो है वह ऑनलाइन माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, पांचवा, एजुसेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को देखने की तकनीक का ज्ञान संभव होता है, क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए तकनीकी ज्ञान अति आवश्यक है। अब एजुसेट का कार्य ये भी है कि वह लोगों में, विद्यार्थियों में तकनीकी का जो ज्ञान है उसको दे। और यह कैसे होता है? जब तकनीकी के माध्यम से आप पढ़ाई करोगे, कुछ सीखोगे, तो खुद ब खुद आप
तकनीकी का ज्ञान रखने लगोगे। ठीक, अब इसके बाद देखिए छठवां कार्य क्या है, एडुसेट के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जो विद्यार्थी चिकित्सा सेवा का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वे इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए एडुसेट के माध्यम से, एडुसेट का कार्य होता है लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा की जागरूकता बनाना, और जो स्वास्थ्य सेवा मतलब जो लोग डॉक्टर का प्रशिक्षण ले रहे हैं यानी एमबीबीएस कर रहे हैं या बीएमएस कर रहे हैं या फिर जीएनएम एएनएम का कोर्स कर रहे हैं, इन लोगों के प्रशिक्षण में भी एडुसेट जो है वह प्रभावी ढंग से काम आता है। अब इसके बाद देखिए कार्य करता है माध्यमिक शिक्षा में इसका प्रयोग सरलता से किया जा सकता है तथा छात्रों को कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान कराया जाता है। अब माध्यमिक शिक्षा मतलब कि 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है कि बच्चों को इसके बारे में, एडुसेट के बारे में किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इंटरनेट का उपयोग करना है, ये सारी जानकारी दी जाती है। कंप्यूटर का उपयोग किस प्रकार से करना है, तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान है वह बच्चों को मिलता है। इसके बाद देखिए इसके माध्यम से शैक्षिक विशेषज्ञों से संबंधित विशेषज्ञों के विचारों का लाभ प्राप्त किया जाता है। अब कोई मुद्दा है, कोई भी शिक्षण का मुद्दा है, उस पे जो विशेषज्ञ हैं उनके जो विचार हैं वह आप जान सकते हैं। इसके बाद देखिए 9 है एडुसेट के माध्यम से छात्रों की अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है, क्योंकि शैक्षिक व्यवहार में बहुत सी समस्याएं एक जैसी होती हैं। अब देखिए जो आपको पता है कि हर साल एक क्लास में अलग अलग बच्चे आते हैं, जैसे मान लेते हैं कक्षा 6 है तो कक्षा 6 में अलग अलग बच्चे पढ़ के पास हो रहे हैं, फिर अगले बच्चे आ रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ जो समस्याएं आती हैं वह बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, बच्चों के साथ। तो वह कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वह एडुसेट के माध्यम से आसानी से हल हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप एडुसेट के कार्यों को समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 41 है मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर का नाम लिखिए। मल्टीमीडिया क्या है और मल्टीमीडिया के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के नाम लिखने हैं। तो देखिए मल्टीमीडिया जैसा कि नाम है मल्टी एंड मीडिया, तो मल्टी में आ गया, मल्टी का मतलब हो जाता है कई सारे, और मीडिया का मतलब हो जाता है जो आपका मीडिया में ये भी आ जाएगा। मीडिया में क्या आता है, आपके समाचार पत्र यानी कि आपका टेक्स्ट आता है, और मीडिया में आपका रेडियो भी आता है और टीवी भी आता है। तो ये सब क्या होते हैं, मीडिया होते हैं, मतलब वीडियो। अब रेडियो को आप समझिए ऑडियो और टीवी को समझिए आप वीडियो। तो इन सभी का जो मिला जुला रूप होता है मल्टीमीडिया कहलाता है, ठीक है। अब कैसे मिला जुला रूप, देखिए मल्टीमीडिया किसी बात या सूचना को शब्द, ध्वनि, ग्राफिक्स तथा एनिमेशन के माध्यम से एक साथ संपादित करना मल्टीमीडिया कहलाता है। अब आपको पता है कि कोई भी मल्टीमीडिया है तो उसमें क्या क्या होगा, उसमें एक वीडियो चल रही होगी, उसमें आवाज आ रही होगी, उसमें कुछ टेक्स्ट दिखाई दे रहे होंगे, उसमें कुछ एनिमेशन होगा। तो इन सभी का जो मिला जुला रूप रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर क्या है, तो ग्राफिक एक्सेलरेटर कार्ड चाहिए होता है, और सीडी रोम डिवाइस चाहिए होता है, माइक्रोफोन तथा कैमरा, साउंड कार्ड और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होती हैं। अब अगर कहीं पे मल्टीमीडिया के तत्व पूछता है, कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, तो शब्द होते हैं, मैंने आपको बताया टेक्स्ट होता है, और चित्र यानी कि फोटो होता है, चलचित्र यानी कि वीडियो होता है, और एनिमेशन तो आपको पता ही है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सारे मल्टीमीडिया, और मल्टीमीडिया को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं, ठीक। इस तरीके से आप समझ गए मल्टीमीडिया क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 42 है प्रसार भारती द्वारा ज्ञान विकास के लिए प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को बताइए, अथवा प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाओं को स्पष्ट कीजिए। अब प्रसार भारती द्वारा ज्ञान के
विकास के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं की बात करें या फिर छोटे में इसी को कह दें कि शैक्षिक सेवाओं को स्पष्ट करिए। तो दोनों बात एक ही है, दोनों ही प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रसार भारती से संबंधित, एडुसेट से संबंधित ये सारी क्वेश्चंस जो हैं वह आपके परीक्षा में बनते ही बनते हैं, तो इन सभी पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अब प्रसार भारती की अगर बात की जाए तो प्रसार भारती, यह देखिए आप देखते होंगे कि आप दूरदर्शन देखे होंगे और रेडियो पे आप समाचार सुने होंगे, ज्ञानवाणी और बहुत सारे रेडियो चैनल्स हैं। तो ये सभी जो चैनल्स हैं वह सरकार के माध्यम से चलाए जाते हैं और सरकार की एक ही संस्था है जो यह सारी काम देखती है, जिसका नाम है प्रसार भारती। तो प्रसार भारती का मुख्य रूप से अपने कार्य का प्रारंभ 23 नवंबर 1997 से किया जा रहा है, इसलिए इसका स्थापना दिवस 23 नवंबर 1997 को ही माना जाता है। इस संस्था के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, राष्ट्रीय एकता आदि के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रसार भारती की अगर हम बात करें तो इसका गठन जो हुआ वह 23 नवंबर 1997 को हुआ। और ताकि अब प्रसार भारती के कार्य क्या थे कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को जागरूक किस क्षेत्र में, मतलब रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, और उनका ज्ञान वर्धन किया जाए। ठीक है, और इस तरीके से उनमें एक अच्छी भावना का विकास किया जाए, पूरे देश में एक माहौल बनाया जाए, एक अच्छा माहौल, ठीक है, जिससे देश तरक्की करे। तो प्रसार भारती का यही उद्देश्य था। अब 23 नवंबर 1997 को गठन हुआ। अब इस संस्था के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी, विज्ञान, राष्ट्रीय एकता आदि के क्षेत्र में प्रमुख कार्य किए जाते हैं, ये हमने देखा। और प्रसार भारती सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। यह किसके अंडर आता है? प्रसार भारती सूचना एवं प्रसार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के आधार पर की गई है। इस संस्था में दूरदर्शन, रेडियो की गतिविधि के द्वारा राष्ट्रीय उपयोगी बनाने वाली शैक्षिक गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य किया जा रहा है। प्रसार भारती की तरह ही रेडियो एवं दूरदर्शन के प्रत्येक कार्यक्रमों को उद्देश्यनिष्ठ बनाया गया है। आज दूरदर्शन एवं रेडियो पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक रूप से हो रहा है। इसका लाभ वर्तमान में देश का प्रत्येक नागरिक उठा रहा है। दूरदर्शन एवं रेडियो की प्रत्येक सेवा का लाभ प्रत्येक नागरिक के लिए नहीं होता, मतलब दूरदर्शन और रेडियो की जो प्रत्येक सेवा है, अब जो किसानों के लिए कार्यक्रम आता है वो किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के काम में नहीं आएगा। तो इसलिए अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं वो अलग अलग नागरिकों के लिए चलाए जाते हैं। इसमें कुछ सेवाएं शिक्षा जगत से संबंधित होती हैं। बच्चों के लिए रेडियो एवं दूरदर्शन पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं जो उनको शिक्षा प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं या जो बालक आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वे दूरदर्शन की सेवाएं प्राप्त कर सकें, उनके लिए प्रसार भारती प्रणाली रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित कर रही है, जिन्हें विद्यालय में सुनाया जाता है या छात्र घर बैठे उनसे विभिन्न प्रकार के कौशलों एवं विषय संबंधी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रसार भारती से संबंधित रेडियो एवं दूरदर्शन संबंधी शैक्षिक सेवाएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए, रेडियो सेवा में जो शैक्षिक सेवा है वह ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन, और दूरदर्शन की जो शैक्षिक सेवा है वह दूरदर्शन एवं दूरदर्शन का ज्ञान दर्शन चैनल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी संस्था है प्रसार भारती, इसके द्वारा जो शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो पे चलाए जाते हैं वह ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन चैनल के द्वारा चलाए जाते हैं। और दूरदर्शन पे कौन सा चैनल है? ज्ञान दर्शन चैनल। ठीक है, तो ज्ञानवाणी अगर हुआ, वाणी मतलब कि आवाज, तो जिसमें केवल आवाज आती है वह हो गया रेडियो का चैनल, ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन। और ज्ञान दर्शन, ज्ञान का अगर आप दर्शन कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, तो वह क्या हुआ, मतलब कि टीवी हो गया। तो ज्ञान दर्शन चैनल। तो इस तरीके से
यहाँ पे आपने देखा प्रसार भारती की शैक्षिक सेवाएं और इसका गठन किस प्रकार से हुआ और किस लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जाते हैं। ठीक है, और इसके लाभ भी यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 43 है, मेरिटनेशन.com से आप क्या समझते हैं। 2019 में पूछा गया प्रश्न है मेरिटनेशन.com। तो मेरिटनेशन.com एक साइट है या वेबसाइट है, लिख सकते हैं। इस साइट में एनिमेटेड वीडियोस हैं और साथ ही सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए मुख्यतः जो स्कूल की शिक्षा है, ठीक है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 उसके नोट्स, उसके वीडियो लेक्चर और उससे मतलब इन क्लासेस से रिलेटेड सभी जितनी भी आपकी पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई चीजें हैं वह सारी चीजें आपको मेरिटनेशन.com पे मिल जाएंगी और यहाँ से आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मेरिटनेशन.com एक शैक्षिक वेबसाइट है जिसके माध्यम से स्कूली बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से पाठ्यक्रम को समझ पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 44 है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का उपयोग बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का उपयोग बताइए। अब यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस अंग्रेजी में लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर आपको हिंदी में जो मिलेगा वह अभिक्रमित अनुदेशन लिखा हुआ मिलेगा। अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम लिखा रहे तो बात एक ही है। ठीक, अभिक्रमित अनुदेशन लिखे या अभिक्रमित अधिगम लिखे। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, यह देखिए एक टीचिंग मेथड है, पढ़ाने का यह एक तरीका है जिसमें क्या होता है कि एक योजना बनाई जाती है, एक प्रोग्राम बनाया जाता है जिसके तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसके तहत चीजें सिखाई जाती हैं। उनको छोटे छोटे पार्ट में चीजों को बांट करके एक बड़ी चीज एक साथ नहीं बताई जाती है, उसको छोटे छोटे पार्ट में प्लानिंग करके बच्चों को उसको सिखाया जाता है। तो इसी को बोलते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और हिंदी में अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम बोलते हैं। अब देखिए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करने का श्रेय सिडनी एल प्रेसी को है। बीएफ स्किनर को प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का जनक कहा जाता है। अब देखिए बीएफ स्किनर और सिडनी एल प्रेसी इन दोनों ने मिलकर के इस मेथड का निर्माण किया था और इसमें जो जनक माना जाता है वह बीएफ स्किनर को माना जाता है और इनके सहयोगी रहे थे प्रोफेसर सिडनी एल प्रेसी। ठीक, अब देखिए इसकी परिभाषा विलियम्स के अनुसार अभिक्रमित अधिगम अनुभवों, अभिक्रमित अनुगम मतलब कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन या अभिक्रमित अनुदेशन अनुभवों का वह नियमित क्रम है जो उद्दीपन अभिक्रिया संबंध के रूप में कुशलता की ओर ले जाता है। अब देखिए अभिक्रमित अधिगम क्या है, अनुभवों का वह नियोजित क्रम। नियोजित क्रम का मतलब हो गया कि जिस क्रम को पहले से डिसाइड किया गया हो, नियोजित। ठीक है, एक योजना के तहत अनुभव, बच्चों को एक अनुभव दिया जाता है, छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती हैं किसी के बारे में, जो भी पाठ पढ़ाना रहता है उसको एक क्रम में उनको अनुभव के माध्यम से जो उनके अंदर की जिज्ञासा है, जो उत्तेजना है उसको पैदा किया जाता है और धीरे धीरे उसको कुशलता की ओर ले जाया जाता है। यह कथन किसका है, विलियम्स का। अब देखिए इसका उपयोग किस तरह होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का प्रयोग सीखने सिखाने की क्रिया के लिए आवश्यक है और दूसरा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का प्रयोग विशिष्ट बालकों के शिक्षा के लिए किया जाता है। अब देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं उन पे विशिष्ट ध्यान भी देना पड़ता है, तो इसलिए उन पे विशिष्ट जो टीचिंग मेथड्स हैं वह लगाना पड़ेगा। अब कोई नॉर्मल बच्चा है जिसे कोई दिक्कत नहीं है, वह क्या करेगा, वह आसानी से बहुत मेथड्स का प्रयोग आप नहीं करोगे, बस बता दोगे तो भी बच्चा सीख लेगा। ठीक है, चीजों को जोड़ लेगा, लेकिन एक विशिष्ट बच्चे पे आपको एक मेथड से बहुत ही प्लानिंग से चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से
जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है इसका प्रयोग विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए तीसरा है, इसका प्रयोग पत्राचार शिक्षा हेतु किया जाता है। अब अगर पत्र के माध्यम से किसी को कुछ सिखाना पढ़ाना हो पत्राचार के द्वारा, तो इसका उपयोग उसमें किया जाता है। इसका प्रयोग प्रौढ़ शिक्षा हेतु भी किया जाता है। प्रौढ़ शिक्षा मतलब जो लोग बड़े हो गए हैं, जिनकी शिक्षा छूट गई है। अब मान लेते किसी ने 10th तक पढ़ाई की, वह 11th 12th की पढ़ाई नहीं कर पाया है, या उसका स्कूलिंग ही एक तौर से छूट गया है, तो उसको भी सिखाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इसी मेथड का उपयोग किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन का, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ गए प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस क्या है और इसके उपयोग क्या है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है, वेब पोर्टल क्या है? 2018 में पूछा है। और वेब पोर्टल क्या है, इसके महत्व को बताइए, 2022 में पूछा है। तो वेब पोर्टल जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि वेब पोर्टल क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बता देता हूं ऐसे ही अपने लैंग्वेज में। तो देखिए, आपने वेबसाइट सुना, फिर वेब पोर्टल सुना। तो वेबसाइट में जनरली क्या होता है, कोई एक इंफॉर्मेशन होती है, उसके बारे में लिखा होता है और उसी को सब लोग देख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, वहां से जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन इससे अलग होता है वेब पोर्टल। वेब पोर्टल में क्या होती चीजें, वेब पोर्टल में इंफॉर्मेशन तो कुछ दी ही रहती है, साथ ही साथ आपसे देखिए एक लॉगिन भी मांगता है, एक आपकी आईडी पासवर्ड भी हो सकती है वेब पोर्टल पे। और यहाँ पे चीजें हर एक पर्सन के लिए, हर एक ग्रुप के लिए, जैसा वेबसाइट में सबको एक ही दिखता है, लेकिन पोर्टल पे सबको अलग अलग दिख सकता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर आपको naukri.com है, तो naukri.com पे आपको जॉब्स दिखती हैं। तो जॉब्स किस तरीके से दिखती हैं, जिस तरीके का आपका प्रोफाइल होता है, जैसे आपकी आईडी बनी होती है, उस तरीके की आपको जॉब वहां पे दिखती है। तो पोर्टल जो हो गया वह आप समझ पा रहे होंगे वेबसाइट से अलग है इस तरीके से। और यह आपका डेटा कलेक्ट, जैसे वेबसाइट आपको क्या कर रही है, जानकारी दे रही है, लेकिन ये वेब पोर्टल जो होते हैं वह आपसे जानकारी लेते भी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वेब पोर्टल, अब आप समझिए वेब पोर्टल क्या है, समझ रहे होंगे। तो वेब पोर्टल एक प्रकार का संबंध पेज है जिन्हें विभिन्न कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। किसी भी वेबसाइट से वेब पोर्टल पे जाने से उससे जुड़े अनेक लिंक पेजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस सूचना को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इस लिंक पेज को खोलकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमको गूगल का वेब पोर्टल देखना है, तो सर्वप्रथम गूगल टाइप करेंगे, इसके पश्चात स्क्रीन पर वेब पोर्टल प्रस्तुत होगा जिसमें विभिन्न प्रकार के विकल्प हमारे सामने उपस्थित होंगे। ये विकल्प स्टॉक मूल्य, ईमेल, समाचार, सूचनाएं, आंकड़े आदि से संबंधित होंगे। यदि हमको सूचना संबंधी जानकारी की आवश्यकता है तो उस पर क्लिक कर देंगे और जो भी सूचना हमको प्राप्त करनी है उसको डाउनलोड करके प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे। इस प्रकार वेबसाइटों के वेब पोर्टल प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण याहू, गूगल है। तो यहाँ पे देखिए गूगल का एग्जाम्पल दिया हुआ है वेब पोर्टल पे। अब गूगल पे आप लॉगिन हैं और वहां पे आप इसके पोर्टल पे गूगल सर्च करके जा सकते हैं, जहां पे आपको कई सारी सुविधाएं देखने को मिल जाती हैं। आप लॉगिन हैं और वहां से आपको स्टॉक मूल्य, ईमेल, समाचार, सूचनाएं, आंकड़े, ये सभी देखने को मिल जाएंगे और जिससे में आपका इंटरेस्ट हो वह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वेब पोर्टल आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 47 है, ई पुस्तकालय का उपयोग स्पष्ट कीजिए। शिक्षा में ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये भी देखिए दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो ई पुस्तकालय, प्रयोगशालय, ई प्रयोगशालय और ई संग्रहालय, ये सब क्या है, इन सबको समझते हैं। देखिए आज प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मनोवैज्ञानिक ई पुस्तकालय, ई संग्रहालय के उपयोग के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं। इसके अभाव में रुचिपूर्ण एवं
प्रभावी अधिगम संपन्न नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों को इन नवीन तकनीकों विषय में पूर्व ही बताया जाता है, अर्थात प्रशिक्षण काल में ही उन उपागमों की उपयोगिता एवं महत्व को बताया जाता है। ई प्रयोगशाला तथा ई पुस्तकालय और ई संग्रहालय के महत्व से निम्न बिंदुओं को विस्तार से समझाया जा सकता है। देखिए, इसमें छात्र अपने प्रयासों से शिक्षक के मार्गदर्शन से उन समस्त सामग्रियों को प्राप्त किया जाता है जिसमें उसकी रुचि होती है। इससे एक ओर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है, तो दूसरी ओर छात्रों का अधिगम स्तर बढ़ता है। अब देखिए, यहाँ पे ई पुस्तकालय से क्या हो रहा है कि बच्चे को जिस सब्जेक्ट में रुचि है, जो चीज वह पढ़ना चाह रहा है, वो शिक्षक के गाइडेंस में उस चीज को पा पाता है, उस विषय में और चीजें जान पाता है, पढ़ पाता है, जिससे उसकी रुचि जो होती है, जो उसकी जिज्ञासा होती है, किसी चीज में रुचि का मतलब आपको पता है कि उसमें जो उसकी जिज्ञासा होती है, उसमें उसका जो मन लगता है, वह जो है वह बढ़ता है। ठीक है, उसका मन लगता हुआ चला जाता है। तो इस तरीके से यह जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, जो उसकी सीखने की प्रक्रिया होती है, वह प्रभावशाली रूप से संपन्न होती है। जो शिक्षक के सिखाने की और बच्चे की जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वह बहुत ही अच्छे ढंग से होती है। इसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट है ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय एवं ई संग्रहालय के प्रयोग से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया स्वतंत्र एवं स्वाभाविक रूप से पूर्ण होती है। छात्र पर अध्ययन के लिए कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि छात्र अपनी रुचिपूर्ण एवं सरल सामग्री को खोजकर अध्ययन करता है। इसमें उसका शैक्षिक विकास सर्वोत्तम रूप से होता है तथा अधिगम स्तर बढ़ता है। अब देखिए, ई पुस्तकालय और ई प्रयोगशाला और ई संग्रहालय के प्रयोग से क्या होता है कि बच्चा खुद से अपना देखता है कि हाँ, उसे क्या पढ़ना है और क्या चीज वह सीख पा रहा है, किसमें उसकी रुचि बन रही है, कि क्या चीज वह आसानी से पढ़ पा रहा है, और उससे रिलेटेड ई प्रयोगशाला में वह चीजों को एक्सपेरिमेंटल तौर पे कर सकता है और फिर संग्रहालय में चीजों को रख सकता है। तो इस तरीके से उसका जो खुद से सीखने वाला ये जो नेचर है जिसके अंदर आ जाता है, वह सबसे बेस्ट नेचर होता है, समझ लीजिए। ठीक है, यह सर्वोत्तम रूप माना जाता है कि बच्चा खुद से सीख रहा है। इसके बाद देखिए, ई पुस्तकालय के माध्यम से छात्रों को समय का उपयोग करना सिखाया जाता है। ई पुस्तकालय के द्वारा तरह तरह के पाठ्य सामग्री को तैयार किया जा सकता है। ई संग्रहालय और ई प्रयोगशाला के लाभों को कंप्यूटर के माध्यम से उपयोग एवं सुलभ बनाया जा सकता है। अब देखिए, पुस्तकालय लाइब्रेरी आप सभी लोग जान रहे हैं। ई पुस्तकालय का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि कंप्यूटर के माध्यम से जो पुस्तकालय बच्चे एक्सेस कर पा रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? ई पुस्तकालय, ई प्रयोगशाला और ई संग्रहालय। तो अब इस कंप्यूटर जो माध्यम बन रहा है, इसके माध्यम से खोजना जो है, वह किसी भी विषय में पढ़ना है तो पुस्तकालय में जो ऑनलाइन पुस्तकालय उपलब्ध है उसमें खोजना आसान होता है। और इसके बाद ई प्रयोगशाला, कोई प्रयोग जो आप कर सकते हैं ऑनलाइन, वो भी करना आसान होता है, और साथ ही चीजों को संग्रह करना ई संग्रहालय में वो भी आसान होता है। इसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट है, इसके द्वारा छात्र किसी खास विषय की सामग्री को पुस्तकालय में खोज सकते हैं और ई पुस्तकालय के द्वारा समय की बचत होती है, व्यय भी कम होता है। ई पुस्तकालय, ई प्रयोगशाला में सभी साधन उपलब्ध होने का लाभ छात्र उठा लेते हैं और छात्र पुस्तकालय में विशेष विषय की शिक्षण सामग्री को कंप्यूटर माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो छात्र जो भी विषय पढ़ना चाहता है, उसकी शिक्षण सामग्री जो है वह इसके माध्यम से प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ई पुस्तकालय का प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है शिक्षा में, ठीक है, और इसका क्या उपयोग है। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 48 है, हब क्या है? तो उपग्रह संचार व्यवस्था में डेटा संप्रेषण के लिए पृथ्वी पर जिसे धुरी माना जाता है उसे हब कहते हैं। राष्ट्रीय हब से पूरा डेटा के प्रयोजनार्थ कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जबकि राज्य हब से संबंधित राज्य के पाठ्यक्रम व
स्पष्टनीयता के आधार पर राज्य की भाषा में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अब देखिए हब क्या है। हब से आप मतलब कि जहां पे हब का शाब्दिक मतलब अगर आप समझिए, जो याद आप रखना चाह रहे हैं, जहां पे बहुत सारी चीजें आकर के मिल रही हों या जो बहुत बड़ा कोई एक सेंटर के तौर पे हो, तो हब जो होता है वह एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। नेटवर्क, हम कंप्यूटर में नेटवर्क पढ़ते हैं, और यह हब जो है वह एक नेटवर्क डिवाइस है जिसका प्रयोग नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपको पता है कि नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, जैसे इंटरनेट में आपके बहुत सारे कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब कनेक्ट होते हैं। या मान लेते केवल कंप्यूटर जाकर के कहाँ कनेक्ट होते हैं, हब पे कनेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से नेटवर्क जब बनाते हैं तो हब का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि यह बहुत सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। ठीक, अब हब आप समझ गए होंगे। और उपग्रह संचार व्यवस्था में डेटा संप्रेषण मतलब डेटा को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए पृथ्वी पर जिसे धुरी माना जाता है उसे हम हब कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह संचार में जो डेटा है जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो इसी हब के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हब से पूरे डेटा के प्रयोजनार्थ कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जबकि राज्य हब से संबंधित राज्य के पाठ्यक्रम व स्थानीयता के आधार पर राज्य की भाषा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। तो इसी हब के माध्यम से डेटा आता है, और जो राष्ट्रीय हब होता है उसके द्वारा राष्ट्र स्तर पे डेटा प्रसारित किया जाता है, और जो राज्य हब होता है उसके द्वारा जो राज्य के कार्यक्रम होते हैं वह प्रसारित किए जाते हैं। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 49 है, शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है। शिक्षण मतलब कि जो टीचर पढ़ाते हैं क्लास में उसको प्रभावी बनाने के लिए, टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सकता है, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। कक्षा शिक्षण परिदृश्य निर्माण, ग्राफिक्स निर्माण, कार्टून मूवी निर्माण, सूचनाओं का विश्लेषण, इंटरनेट द्वारा सूचना जानकारी प्राप्त करना, और ईमेल। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 चीजें। कक्षा शिक्षण परिदृश्य निर्माण, क्या चीजें कक्षा में पढ़ानी है उसका निर्माण कंप्यूटर के माध्यम से आप कर सकते हैं। और कुछ चीजें जो बच्चों को पढ़ानी, जैसे चार्ट आप लोग बनाते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है, और कार्टून मूवी का निर्माण किया जा सकता है, सूचनाओं का विश्लेषण किया जा सकता है, और इंटरनेट द्वारा सूचनाएं जानकारी प्राप्त करना, भेजना, और ईमेल प्राप्त करना, ये सारी चीजें जो है वह शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु कंप्यूटर का प्रयोग इन सब चीजों में किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है उसको तैयार करने में, और उस मटेरियल में अब चाहे वह परिदृश्य निर्माण हो और या ग्राफिक निर्माण हो या एनिमेशन मूवी निर्माण हो, और उसके बाद आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सूचनाओं का आदान प्रदान और मूल्यांकन में भी जो है वह कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जानकारी देने, जानकारी प्राप्त करने में भी किया जाता है। और बच्चों का जहाँ पे केवल शिक्षण को बोला है तो शिक्षण मतलब कि जो पढ़ाने में, तो पढ़ाने में इतनी ही चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है, सूचना किसे कहते हैं। तो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शाब्दिक, सांकेतिक, आंकिक अथवा चित्रात्मक आंकड़ों, तथ्यों को जब हम सार्थक व उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करते हैं तो इसे सूचना कहते हैं। बहुत ही सटीक जो है परिभाषा यहाँ पे लिखी गई है। सूचना जो होता है वह विभिन्न चीजों का हो सकता है, वह शाब्दिक हो सकता है, मतलब उसमें शब्द हो सकते हैं, सांकेतिक हो सकता है, कोई चीज कुछ संकेत हो सकते हैं, आंकिक उसमें अंक हो सकता है, उसमें चित्र हो सकता है, उसमें आंकड़े हो सकते हैं, तथ्य हो सकते हैं,
और जब हम सार्थक व उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित इन सभी चीजों को कर लेते हैं तो इसे सूचना कहते हैं। जब जिस चीज का कोई मतलब निकल रहा हो उसी को हम लोग सूचना कहते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 51 है, सूचनाएं हमें किन माध्यमों से प्राप्त होती हैं? तो व्यक्तियों से, समाचार पत्रों से, पत्रिकाओं से, रेडियो से, मोबाइल से, टेलीविजन से, इंटरनेट से, इन सभी माध्यमों से जो होता है वह हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखिए संचार प्रौद्योगिकी क्या है? तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, संचार धन प्रौद्योगिकी। तो सूचनाओं को विज्ञान की व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि द्वारा सार्थक ढंग से फैलाना ही संचार प्रौद्योगिकी है। सूचनाओं को विज्ञान के व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि द्वारा सार्थक ढंग से फैलाना यह क्या होता है? संचार प्रौद्योगिकी होता है। संचार का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह भेजना, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है वह विधि जिसके द्वारा भेजा जाता है। तो सूचनाओं को विज्ञान के व्यवहारिक व प्रायोगिक विधि द्वारा सार्थक ढंग से फैलाने ही संचार प्रौद्योगिकी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है, संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति, मुद्रित प्रणाली, रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, इंटरनेट, ये क्या है? ये सभी संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रकार हैं जिनके माध्यम से जो सूचनाएं हैं वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे यह मौखिक अभिव्यक्ति है, फिर मुद्रित प्रणाली है जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं, फिर रेडियो प्रणाली है, और दूरदर्शन है, और इंटरनेट है। इन सभी के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी जान रहे हैं कि संचार प्रौद्योगिकी के यह विभिन्न प्रकार हैं और इन सभी प्रकारों के बारे में आप जान रहे हैं, इनका उपयोग करते ही करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे इन सभी प्रश्नों को। उम्मीद है दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। सभी प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कम से कम 5 मित्रों में आप शेयर करिए इस क्लास को, तभी मेरी मेहनत सफल हो पाएगी। अधिक से अधिक जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, सभी में शेयर करिए, कम से कम 5 मित्रों में शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल होगा घंटी का निशान जिसपे आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है ताकि सभी नोटिफिकेशंस मिल पाए और कोई भी क्लास आपसे छूटे नहीं। और इसी तरीके से आप अपनी बेहतरीन पढ़ाई करते रहिए। चैनल पे विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के सभी विषयों को पढ़िए। ये सारी सुविधा आपके लिए फ्री है और एक बहुत ही नॉमिनल फीस से आप अपनी तैयारी कम समय में बहुत ही बेहतरीन ढंग से सभी नोट्स को प्राप्त करते हुए, सभी हैंड रिटन नोट्स को प्राप्त करते हुए, सभी टेस्ट सीरीज प्राप्त करते हुए, मतलब पूरा 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपको मिल सकता है हमारे ऐप पे। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या सीधे आप प्ले स्टोर से टारगेट यूपीटेट सीटेट नाम है ऐप का भी, वहां से जाकर के आप डाउनलोड करिए, रजिस्टर करिए, वहां पे आपको 3rd सेमेस्टर का कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है, उसको आप पे करके कम समय में बहुत ही बेहतरीन अपनी तैयारी कर सकते हैं 3rd सेमेस्टर की। अब हम लोग देखिए लास्ट जो पार्ट बचा हुआ है वह अगले क्लास में देखेंगे और आपका लघुत्तरीय प्रश्न जो है वह समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लघुत्तरीय पूरा कंप्लीट कर लेंगे, आपका कंप्यूटर से राजन सीरीज कंप्लीट हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने करा दिए हैं, वो भी देख लीजिए। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।